नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरण के बारे में बात करेंगे। यानी जो कंपनीज होती है, निगम होते हैं, उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसका बेसिक पढ़ेंगे और उनका परफॉर्मा देखेंगे और उसकी उपयोगिता देखेंगे यानी यूटिलाइजेशन देखेंगे और लास्ट में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से जो भी उनका तुलन पत्र है, बैलेंस शीट है और उनका पेंडल अकाउंट है, वो कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग अनुसूचित थर्ड के अकॉर्डिंग किस प्रारूप में तैयार किया जाता है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि ये क्लासें आपकी निःशुल्क जेवीएनएल यानी ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी जस्ट आने वाली है उसके रिगार्डिंग चलाई जा रही है। तो जो भी इंटरेस्टेड साथी है वो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको जैसे ही आपका वीडियो यूट्यूब पर कंप्लीट हो जाता है तो उस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको पीडीएफ निःशुल्क प्लस एमसीक्यूज बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जा सके। तो उससे तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पिन कर रहा हूँ, आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं या इसके अलावा यूट्यूब के होम पेज पर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आपकी जो भी क्यूरीज है तो मुझे कमेंट करके आप यूट्यूब पे या टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज स्टार्ट करते हैं। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं यानी बेसिक पढ़ रहे हैं। फिर आपका जो कंपनी अकाउंट से स्टार्ट करेंगे उसमें डिटेल से बात करेंगे। पहले बेसिक देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले इसका मीनिंग और इसकी उपयोगिता देखेंगे यानी अर्थ और उपयोगिता देखेंगे। फ्रेंड्स आपके जो नोट्स है वो बाइलिंगुअल मिलेंगे, लेकिन मैंने क्या कि आप लोगों की जो डिमांड थी वो बाइलिंगुअल थी, तो इससे पहले मैंने 5-7 दिन पहले ये नोट्स तैयार हिंदी में कर रखे हैं। तो दोबारा इनको तैयार करने में थोड़ा टाइमिंग लगेगा, यानी ज़्यादा चैप्टर का मैंने हिंदी में तैयार नहीं किया है, यानी कम ही 5-7 चैप्टर है उनका तैयार किया है, तो कोई इस वाली बात नहीं है। और जो आगामी आपकी क्लासेज होगी ठीक है, तो वो आपकी बाइलिंगुअल रहेगी यानी हिंदी में प्लस इंग्लिश में रहेगी। यानी आपका स्पेशली देखिए तो अकाउंट्स वाला पार्ट्स है वो थोड़ा आपका हिंदी में रहेगा, हालांकि इंग्लिश में रहेगा, दोनों रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो आपका इनकम टैक्स है, एडवांस कॉस्टिंग है, एफएम है और अकाउंटिंग इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट है। ठीक है। एडवांस कॉस्ट ऑडिट है, जो भी नेक्स्ट चैप्टर होंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे आपके। अब इसका अर्थ एवं उपयोगिता देखते हैं वित्तीय विवरण का। तो वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आधारभूत एवं औपचारिक साधन होते हैं जिनके माध्यम से निगम यानी कंपनी, यानी यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करें वो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है यानी बैलेंस शीट होता है और उसका जो पेंडल अकाउंट होता है, लाभ हानि खाता, उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो निगम कंपनी प्रबंध स्वामियों तथा अन्य विभिन्न बाह्य उपयोगकर्ताओं जो विभिन्न एक्सटर्नल एक्सटर्नल उपयोगकर्ता होते हैं, जैसे इन्वेस्टर हो गया, टैक्सेशन ऑफिसर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, आदि शामिल होते हैं, को वित्तीय सूचनाएं प्रदान करते हैं। एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका मुख्य ऑब्जेक्ट या उपयोगिता जो स्टॉक होल्डर होते हैं या इसके अलावा एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनको सूचनाएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से दी जाती है ताकि जो निवेशक है वो उसकी वित्तीय स्थिति, कंपनी की वित्तीय स्थिति देख के अपना निवेश कर सके। और इसके अलावा जो टैक्सेशन अधिकारी है वो उचित कर का निर्धारण कर सके, गवर्नमेंट उचित डिसीजन ले सके और जो कर्मचारी है वो कंपनी की नीतियों के बारे में आसानी से पता लगा सके। नेक्स्ट है वित्तीय विवरण तैयार करना लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं वो अंत में तैयार किए जाते हैं, यानी लास्ट प्रोसेस होता है। जैसे आपका व्यापार में कोई व्यवहार होता है, आप ट्रांजेक्शन करेंगे, पहले जर्नल बनाएंगे, खाता में उसकी पोस्टिंग करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे, फिर फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे। और ऐसा सब कुछ करने के बाद में जो फाइनल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है एंड फाइनल अकाउंट्स तैयार किया जाता है उसमें आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो ये लेखांकन प्रक्रिया की अंतिम स्टेज होती है। इसका निर्माण संगत लेखांकन नीतियों यानी संगत लेखांकन नीतियों, मानक परिकल्पनाओं, सिद्धांतों और वैधानिक वातावरण के आधार पर होता है जिनके अंतर्गत व्यावसायिक संगठन अपनी क्रियाकलापों का प्रचालन करते हैं। नेक्स्ट है यानी बेसिक थ्योरी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है ये विवरण यानी ये स्टेटमेंट लेखांकन प्रक्रिया के संक्षिप्तीकरण यानी समराइजिंग का परिणाम होता है। इससे व्यापार की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति संबंधी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से व्यापार की जो वित्तीय स्थिति है उससे पता लग जाएगा कि व्यापार की अंतिम वर्ष में या जब भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसमें व्यापार में कितनी तो असेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है
और इसके अलावा जो P&L अकाउंट तैयार किया जाता है उससे पता लग जाएगा कि व्यापार में निश्चित तिथि पर कितना लॉसेज हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से पता लगता है। अब वित्तीय विवरणों की प्रकृति के बारे में बात करें, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करें यहाँ पे, यानी नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका एक परिभाषा दे रखा है, किसके द्वारा दिया गया है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, यानी इसको शॉर्ट में AICPA कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि AICPA की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स एवं भारत के ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा इनकी प्रकृति निम्न प्रकार की होती है। अब देखते हैं इनका नेचर कौन कौन सा होता है। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि AICPA जूनियर अकाउंटेंट बिजली बोर्ड में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आ सकता है, फुल फॉर्म है, आ सकता है एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो आपको 0 लेवल से लेके लास्ट लेवल तक आपकी कंप्लीट तैयारी आपको रखनी है। बेसिक से लेके जो भी हार्ड लेवल है वहाँ तक आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट आपको अच्छी तरह से रखनी है। तो इनकी प्रकृति को देखते हैं अब। एक तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, यानी अभी लिखित तथ्य होते हैं। वो लेखांकन परंपराओं के अकॉर्डिंग इनको तैयार किया जाता है और अभिधारणाएं होती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत निर्णय होते हैं। अब वित्तीय विवरणों के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं यानी इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इनके मुख्य ऑब्जेक्ट्स देखें, यानी एक व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों एवं दायित्वों के संदर्भ में सूचना उपलब्ध करवाना, यानी जो भी इसके स्टॉक होल्डर होते हैं व्यापार के या जो एक्सटर्नल उपयोगकर्ता होते हैं उनको व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों यानी जो भी उसके असेट्स है, जो भी उसकी लायबिलिटीज है, दायित्वों के संदर्भ में सूचना उपलब्ध करवाने का कार्य होता है। इसके अलावा व्यवसाय की अर्जन क्षमता के बारे में सूचना उपलब्ध करवाना, यानी जो व्यवसाय की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसके बारे में जो इन्वेस्टर होते हैं या बाह्य व्यक्ति होते हैं या स्टेक होल्डर होते हैं उनको सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा रोकड़ प्रवाह के संदर्भ में सूचना उपलब्ध करवाई जाती है, यानी जो कैश इनफ्लो होता है व्यापार में उसके रिगार्डिंग सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट है प्रबंध की प्रभावशीलता को आकलित किया जाता है, यानी जो मैनेजमेंट होता है उसका जो इफेक्टिवनेस है, यानी उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका आकलन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है यानी सोसाइटी को प्रभावित करने वाली व्यवसायिक गतिविधियों के संदर्भ में सूचनाएं दी जाती है, यानी जो समाज होता है उसको जो भी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज है, वो इम्पेक्ट करती है, उसके रिगार्डिंग सूचनाएं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है लेखांकन नीतियों को प्रकट करना, यानी जो लेखांकन नीतियां होती है उनको प्रकट करने का कार्य भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका, पहले बेसिक देख चुके हैं, अब थोड़ा प्रैक्टिकल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यानी बेसिक चैप्टर है इसमें थोड़ा आपका प्रैक्टिकल अब स्टार्ट करेंगे। यानी वित्तीय विवरणों के प्रकार है एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका तुलन पत्र बोले तो आपकी बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा, और दूसरा होता है आपका लाभ हानि विवरण, ठीक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है वित्तीय विवरणों में सामान्यतः 2 प्रकार के विवरण शामिल होते हैं। एक तो आपका तुलन पत्र एंड बैलेंस शीट शामिल होता है। कौन सा होता है, जैसा कि बात कर चुके हैं, एक तो आपका बैलेंस शीट हो जाएगा, दूसरा आपका P&L स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा, P&L स्टेटमेंट आपके 2 प्रकार के विवरण होते हैं, एक आपका बैलेंस शीट, एक होता है लाभ हानि विवरण यानी P&L स्टेटमेंट, जो कि बाह्य प्रतिवेदनों यानी एक्सटर्नल आपके जो प्रतिवेदन होते हैं और प्रबंध की आंतरिक आवश्यकताओं जैसे नियोजन करना, यानी किस प्रकार से प्लानिंग करनी है, किस प्रकार से डिसीजन लेना है, किस प्रकार से कंट्रोल करना है, उसके लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है इन उपरोक्त 2 विवरणों के अतिरिक्त निधियों के संचालन, यानी जो फंड्स होते हैं, निधि होती है, उनका ऑपरेटिंग किस प्रकार से किया जाएगा तथा कंपनी की वित्तीय स्थितियों में बदलावों के बारे में भी जानने की आवश्यकता होती है। इसके लिए रोकड़ प्रभाव विवरण तैयार किया जाता है, यानी कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट जो फंड्स होते हैं उनके संचालन के बारे में तथा कंपनी की वित्तीय स्थितियों में बदलावों के बारे में भी जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके रिगार्डिंग कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट जब आपका चैप्टर आएगा FM में उसमें पढ़ेंगे। अब इसमें यह महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्येक कंपनी को कंपनी अधिनियम या नए कंपनी अधिनियम 2013 यानी आपका जो कंपनी अधिनियम है, कंपनी लॉ में पढ़ेंगे इसको,
इसमें 10-15-20 वीडियो बनेंगे आपके। हालांकि इसमें आपका सिलेबस में नहीं बता रखा है कंपनी लॉ इसमें इंक्लूड है कि नहीं है, बट आपका क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो कंपनी लॉ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा। तो प्रत्येक कंपनी पंजीकृत नए अधिनियम यानी जो आपका नया एक्ट है वो अगस्त 2013 में लागू हुआ था। ठीक है, तो उससे पहले आपका 1956 वाला एक्ट था, तो उस एक्ट से आपको कोई मतलब नहीं है, यानी वो एक्ट खत्म हो चुका है। तो नया कंपनी एक्ट 2013 लागू हो चुका है। तो नई कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची यानी जो शेड्यूल है, ठीक है, अनुसूची किसके तहत, अनुसूची थर्ड के तहत अभिलिखित रीति के अकॉर्डिंग प्रस्तुत करेगी। यानी इसमें ध्यान रखना है कि जो भी वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं वो प्रत्येक पंजीकृत कंपनी को, किसको, प्रत्येक पंजीकृत कंपनी को जो नया एक्ट है 2013 कंपनी अधिनियम की अनुसूची तृतीय या थर्ड के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी प्रारूप में तैयार करने होते हैं। अब इसका प्रारूप देखते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। यानी जो आपका, यानी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, जो भी जैसे आपका 2026 देखते हैं तो ऊपर जो हेडिंग होगी आपकी बैलेंस शीट आ जाएगा, बैलेंस शीट एज एट 31, ठीक है, 31 मार्च 2026, जो भी जिस तारीख को आप बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं सामान्यतः वर्ष के अंत में तैयार की जाती है। अब इसमें जो परफॉर्मा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची थर्ड के अनुसार जो परफॉर्मा दे रखा है वो इस प्रकार से दे रखा है। हालांकि आपको थोड़ा यहाँ पे ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूंगा यहाँ पे बोल के। थोड़ा पिक बनाने में थोड़ी क्लियरिटी नहीं आ पाई है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे इस कॉलम में आएगा आपको ऊपर वाले में पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ पे आपका नोट नंबर आ जाएगा, जो भी नोट नंबर है। इसके अलावा इसमें जो आपका करंट ईयर का डाटा है, यानी जो करंट ईयर का डाटा है वो आ जाएगा, और इसमें जो आपका जो प्रीवियस ईयर का जो डाटा है वो इसमें आ जाएगा। यानी फिगर एज द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा फिगर एज द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, यानी जो पिछले वर्ष की जो भी सूचना है वो इसमें आएगी, और करंट ईयर की जो भी जो राशि है वो इस कॉलम में आ जाएगी, और नोट नंबर आ जाएगा। अब इसको देखते हैं। बैलेंस शीट में फर्स्ट तो आएगा आपका यानी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, समटाइम दायित्व आएगा। फिर समटाइम दायित्व में आपके 4 पार्ट इसमें दे रखे हैं जिनमें अलग अलग डिवाइडेड कर रखा है। फर्स्ट तो आएगा आपका फ्रेंड्स शेयर होल्डर फंड्स आ जाएगा। अब शेयर होल्डर फंड्स में आपका शेयर कैपिटल आ जाएगा, यानी समता अंश पूंजी आ जाएगी। फिर आपके रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएंगे, यानी संचय और जो जो भी आपके सरप्लस है वो आ जाएंगे। फिर आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स के अंतर्गत जो भी आपको मनी रिसीव्ड हुई है वो आ जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे आपका आएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी शेयर एप्लीकेशन मनी अगर कोई अलॉटमेंट पर पेंडिंग है वो राशि यहाँ पे आएगी। फिर थर्ड नंबर पे आएगा आपका नॉन करंट लायबिलिटीज आएगा, यानी नॉन करंट गैर चालू दायित्व कौन कौन से हैं वो आ जाएंगे, जिसमें से आपके 4 प्रकार के दायित्व भी इसमें आएंगे। यानी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आ जाएंगे, यानी आपके जो दीर्घकालीन ऋण है वो इसमें आ जाएंगे। फिर आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आ जाएगी नेट, यानी जो भी स्थगित आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो आ जाएगी नेट शुद्ध। फिर आएगा आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ जाएगी, यानी इसके अलावा अन्य कोई लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालीन आपकी कोई लायबिलिटीज है वो आ जाएगा। फिर आएगा आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाएंगे, अगर कोई दीर्घकालीन आपने आयोजन बना रखे हैं तो वो इसमें आ जाएंगे। फिर आ जाएगा लास्ट आपका करंट लायबिलिटीज में आएगा, यानी जैसे नॉन करंट लायबिलिटीज कंप्लीट हो चुकी है जिसमें आपके 4 प्रकार की लायबिलिटीज है, और करंट लायबिलिटीज में भी आपकी 4 प्रकार की लायबिलिटीज है जिसमें आपका शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स आ जाएगा। फिर ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे। फिर अदर करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। फिर आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आ जाएंगे। ठीक है, यानी ये आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज का कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और फिर असेट, फिर यहाँ पे जो भी राशि आएगी, ठीक है, जो भी एक्स वाई जेड आपकी राशि है, और पुराने वर्ष का जो डाटा है, तो पुराने वर्ष के डाटा से तो प्रारूप देख रहे हैं यहाँ पे, पुराने वर्ष के डाटा से आपको कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में इस प्रकार से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको करंट ईयर से संबंधित सूचनाएं तैयार करनी होगी, और जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा वो इसी आधार पर बनाना होगा। टोटल राशि यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी राशि है। अब इसका बनाने का मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि आपके जो प्रीवियस ईयर की जो राशि है और करंट ईयर की जो राशि आएगी बैलेंस शीट में, तो उसे आपके आसानी से तुलना की जा सकती है कि प्रीवियस ईयर से लायबिलिटीज बढ़ी है, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, असेट्स बढ़ी है या डिक्रीज हुई है। ठीक है, और जो भी जो भी ऑपरेशंस में जो भी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी मत दे रखी है उनमें क्या कितना चेंजिंग हुआ है, उस प्रकार से जो मैनेजमेंट होता है वो डिसीजन लेता है। फिर आपका यानी इक्विटी एंड लायबिलिटीज कंप्लीट हो चुका है। अब असेट्स के बारे में बात करें, यानी संपत्तियों के बारे में बात करें बैलेंस शीट में, तो पहले आपका इसमें आपकी 2 प्रकार की संपत्ति आएगी। एक तो आएगी आपकी नॉन करंट असेट्स आएगी,
और फिर आएगी आपके करंट असेट्स, जिसमें नॉन करंट असेट्स में आपकी अलग अलग प्रकार की आपकी असेट्स आएगी, और करंट असेट्स में भी आपके अलग अलग प्रकार के जो भी संपत्तियां हैं वो आएगी। वो देखते हैं अब इनको वन बाय वन। तो असेट्स में देखिए तो नॉन करंट असेट्स के अंतर्गत आपका फर्स्ट आ जाएगा फिक्स असेट्स, यानी स्थायी संपत्तियों में आपकी चार प्रकार की संपत्तियां हैं। एक तो आपको टेंजिबल असेट्स आ जाएगा, ठीक है, दृश्य संपत्ति आ जाएगा, फिर इंटेंजिबल असेट्स आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कैपिटल WIP आ जाएगा। इसके अलावा लास्ट में आ जाएगा आपका इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, यानी जो आपके इंटेंजिबल असेट्स है अगर वो अंडर डेवलपमेंट है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा फिर असेट्स में आपका बी में आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स असेट्स आ जाएगा, नेक्स्ट आएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज आ जाएंगे, यानी आपके लॉन्ग टर्म के कोई लोन्स है या एडवांसेज है वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर लास्ट में आ जाएगा आपका अदर नॉन करंट असेट्स, इसके अलावा कोई अदर अन्य गैर चालू संपत्ति है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका नॉन करंट असेट्स के बारे में। अब करंट असेट्स के बारे में बात करें चालू संपत्ति में, तो चालू संपत्ति में आपका करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, यानी चालू विनियोग है वो आएगा। इसके अलावा आपका इन्वेंट्रीज आ जाएगा, यानी जो भी स्टॉक आपका आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे आपके, यानी व्यापारिक जो प्राप्तियां होती है वो आ जाएगा। इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यहाँ पे आ जाएगा, नगद या नगद तुल्य जो भी है वो आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज आ जाएंगे, और लास्ट में आ जाएगा अदर करंट असेट्स, अगर कोई है इनके अलावा तो आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका टोटल लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो बैलेंस शीट है कंपनी यानी निगम लेखांकन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो आपका नॉर्मल अकाउंटिंग में बैलेंस शीट बनाई जाती है उसका प्रारूप दूसरा होता है, और कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसका प्रारूप कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अंतर्गत बनाई जाती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से प्रारूप कंपनियों का होता है बैलेंस शीट का। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे, फिर आपका P&L विवरण के बारे में बात करेंगे। बैलेंस शीट के बारे में देख चुके हैं। अब वित्तीय विवरणों के प्रकटन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, यानी इसको डिस्क्लोज करने की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो यह है कंपनी एक्ट 2013 की अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग भारतीय कंपनियों द्वारा तैयार किए जाने वाले विवरणों पर लागू होता है। ये महत्वपूर्ण है, यानी जो अभी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा बैलेंस शीट, वो उसका प्रारूप कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार भारतीय कंपनियों द्वारा तैयार किए जाने वाले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन पर लागू होता है। और ये महत्वपूर्ण है, ये किन किन पर लागू नहीं होता है। तो यह है बीमा एवं बैंकिंग कंपनियां, यानी जो बीमा कंपनी है उनका जो कंट्रोलिंग कार्य है वो इरडा के माध्यम से किया जाता है, और बैंकिंग कंपनियों का जो कंट्रोलिंग है RBI के माध्यम से किया जाता है। तो यह बीमा एवं बैंकिंग एवं ऐसी कंपनी जिसके तुलन पत्र या बैलेंस शीट अथवा आय विवरण यानी इनकम स्टेटमेंट का प्रारूप किसी अन्य अधिनियम में निर्धारित हो पर लागू नहीं होता है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्यतः बीमा और बैंकिंग कंपनियां होती है उनका कानून अलग होता है, तो उनका जो प्रारूप होता है वो बैलेंस शीट का अलग तरीके से होता है, तो उन पर यह लागू नहीं होता। और इसके अलावा जितनी भी कंपनीज इंडिया में होती है उन पर कंपनी एक्ट 2013 के अनुसूची 3 के अनुसार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वो प्रारूप लागू होता है। इसके अलावा नेशनल लेखांकन मानक कंपनी एक्ट 2013 के अनुसूची 3 पर प्रभावी होंगे। इसके अलावा वित्तीय विवरणों एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर टिप्पणियों एंड कमेंट्स में प्रकटीकरण एंड डिस्क्लोजर अनिवार्य तथा अपरिहार्य है। यह महत्वपूर्ण है, यानी जो वित्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं या टिप्पणीज होती है उनमें प्रकटीकरण करना अनिवार्य तथा अपरिहार्य है। और वित्तीय विवरण का प्रस्तुतिकरण ऊर्ध्वाधर प्रारूप में निर्धारित किया गया है। किसमें किया गया है? वर्टिकल में, यानी वित्तीय विवरण का प्रस्तुतिकरण ऊर्ध्वाधर प्रारूप में निर्धारित किया गया है। अब नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरण देखें तो बैलेंस शीट तो का प्रारूप तो देख चुके हैं। अब आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, यानी अनुसूची कंपनी एक्ट 2013 की जो अनुसूची आपकी यानी शेड्यूल है, अनुसूची 3 के अनुसार जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करेंगे यानी लाभ एवं हानि विवरण तैयार करेंगे तो उसका प्रारूप इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे देखें तो इसमें आपका पर्टिकुलर्स आ जाएगा, जो भी नोट नंबर वो आ जाएगा, और सब इस प्रकार से आएगा। फिगर एज द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, यानी जो आपका जो करंट चालू वर्ष है उसकी राशि अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, और पिछले वर्ष की जो प्रीवियस ईयर की जो राशि है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब इनके मदों को देखते हैं, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी फर्स्ट तो आएगा आपका, यानी इसमें लगभग आपकी 16 प्रकार की यानी 16 टाइप्स की इसमें मदें हैं। अब उनमें भी इनको अलग अलग डिवाइडेड कर रखा है। तो क्या क्या आएगा? एक तो फर्स्ट आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी संचालन से कोई आय प्राप्त होती है व्यापार में, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, जो भी राशि है।
फिर इसके अलावा अदर इनकम, इसके अलावा कोई अन्य इनकम यानी व्यापारिक गतिविधियों के अलावा आपको अगर अन्य कोई इनकम प्राप्त हो रही है वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर टोटल रेवेन्यू आ जाएगी आपकी, जैसे उदाहरण के तौर पे 50,000 रुपया प्राप्त हो रहा है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, ठीक है। और अदर इनकम आपके मान के चलो 10,000 रुपया है, यानी कंपनी में तो इससे तो हज़ारों गुना में होती है, बट यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से देख रहे हैं। तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा आपका 60, ठीक है, यानी 60,000 हो जाएगा। तो आपका यानी टोटल रेवेन्यू 1+2 का आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका इसमें एक्सपेंसेज है, कौन से खर्चे हैं। अब खर्चों में आएगा आपका एक्सपेंसेज को माइनस कर देंगे। अभी इसको पहले देखते हैं कौन कौन सी मद है इसमें। एक तो इसमें फ्रेंड्स आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड है, यानी जो आपकी मटेरियल कच्ची सामग्री है उसका जो कॉस्ट लगा है वो यहाँ पे आ जाएगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है। नेक्स्ट है चेंजेज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स है, यानी आपका जो निर्मित माल है उनमें जो स्टॉक है उनमें अगर बदलाव होता है तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड आ जाएगा। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, यानी कर्मचारी हित के रिगार्डिंग जो भी खर्चे किए गए हैं, जैसे उनका पेंशन का है, सैलरी का है, एक्सेट्रा जो भी खर्चे होते हैं कर्मचारी हित के रिगार्डिंग वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपका फाइनेंस कॉस्ट एंड वित्तीय लागत अगर कोई हुई है, यानी फाइनेंस कॉस्ट की वित्तीय लागत में अभी एक टेबल देखेंगे, उस टेबल में आपको कंप्लीट पता लग जाएगा फाइनेंशियल लागत कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी मद हैं, वो कहाँ पे इंक्लूड होगी कहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल कॉस्ट के अंतर्गत जो भी आपके डिवेंचर होते हैं उन पर ब्याज दिया जाता है, जो भी खर्चा होता है वो फाइनेंशियल कॉस्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज, यानी डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग जो भी खर्चे किए गए वो आ जाएंगे। अमोर्टाइजेशन के रिगार्डिंग जो एक्सपेंसेज है वो यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा कोई अदर एक्सपेंसेज आपका हुआ है वो आ जाएगा, और टोटल एक्सपेंसेज कर देंगे, ठीक है। एंड टोटल एक्सपेंसेज आपका जो ये 4 नंबर का कॉलम है उसमें आपके जो जितने भी एक्सपेंसेज दिए गए, जैसे मान के चलो आपका 50,000 का एक्सपेंसेज हो गया तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें से अब जो आपका 5वें नंबर का यहाँ पे देर का 5th नंबर की सीरियल दे रखी है, उसमें टोटल एक्सपेंसेज आपका इतना हो गया और टोटल रेवेन्यू मार के चलो आपके 60,000 हो गए, और टोटल खर्चे आपके 50,000 हो गए, ठीक है। अब इसमें बता रहा है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ठीक है, एंड प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स एंड टैक्स। तो अब इसमें से आपका जो कॉलम नंबर 3 है, यानी टोटल रेवेन्यू आपकी कितनी है 60,000 माइनस आपका जो आपका 4th नंबर का जो ये कॉलम है उसमें जो आपका खर्चा हुआ है एक्सपेंसेस हुआ है 50,000, तो माइनस कर देंगे तो आपके 10 के कितने आ जाएंगे 10,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट 6 नंबर को देखें, एक्सेप्शनल आइटम्स है, और फिर आपका 7th नंबर का है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, ठीक है। यानी इसके अलावा 7th नंबर में जो आएगा आपका यानी प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेज है। तो आपका जो 5वें नंबर का है, यानी 5वें नंबर जो आपकी राशि आई थी यानी 10 के कितनी आई थी 10,000, यानी जो रेवेन्यू और आपके अदर इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस किया तो 10,000 आपका एग्जाम्पल तो देख रहे हैं, तो 10,000 रुपये आपका आ गया था। तो इसमें से आपका जो भी एक्सपेंशनल आइटम्स में जो आपका खर्चा हुआ है वो उसको माइनस कर देंगे, जैसे आपका 5,000 खर्चा हो गया तो यहाँ पे फिर 5,000 आपका 5 के शेष रहेगा, ठीक है, यानी 5 - 6 कर देंगे। फिर नेक्स्ट आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। फिर इसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो आइटम नंबर आपका जो 7 है 7 माइनस 8 कर देंगे, ठीक है। अब 5 के आपका शेष रहा है, अगर इसमें से कोई और 2,000 का और एक्सपेंसेस होता है तो आपका फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 के। 9 तक देख चुके हैं। नेक्स्ट आपका टैक्स एक्सपेंसेज है, इनमें से आपका खर्चा क्या क्या हुए हैं, करंट टैक्स कितना बना है, डेफर्ड टैक्स आपका कितना है, आगामी वर्ष के लिए कोई टैक्स डेफर्ड किया गया वो आ जाएगा। फिर इसके अलावा नेक्स्ट आपका प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसमें से जो आपकी 9th नंबर की जो मद है आपकी इन 3 के में से माइनस कर देंगे आपका, यानी जो 10 टैक्स पर आपका कितना खर्चा हुआ है, जैसे मान के चलो टैक्स पर आपका 1,000 रुपया खर्च हो गया है तो फिर आपका यहाँ पे शेष रह जाएगा 2 के यानी 2,000। फिर नेक्स्ट आपका यानी 12 नंबर को देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस में फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आ जाएगा। फिर इसके में टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आ जाएगा। फिर आपका 14 नंबर में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, यानी जो आपका ये 12वें नंबर का जो सीरियल नंबर का है उसमें से आप माइनस कर देंगे 11 नंबर में, ठीक है। अगर इसमें से माइनस करते वो एग्जाम्पल तौर पे 1,000 रुपये का आपका अदर टैक्स में और एक्सपेंसेस हो गया तो आपके पास अब 1 के शेष रहेगा। फिर नेक्स्ट देखें 15 नंबर है
प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, यानी प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड है, तो आपका यानी जो 11 नंबर पे आपका जो प्रॉफिट आया था यहाँ पे 2 के, उसमें से माइनस कर देंगे आपके जो शेष की तरह है उसमें से 1000 में से। फिर लास्ट में है लास्ट आपका 16 नंबर का रहेगा अर्निंग पर इक्विटी इक्विटी शेयर है, यानी प्रत्येक शेयर पर आपकी जो अर्निंग है ईपीएस वो कितना है, यानी बेसिक प्लस, और इसमें जो नीचे दे रखा है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक मिनट में देखता हूँ। बेसिक प्लस डेफर्ड है जो भी है, तो इस प्रकार से आपका जो ये प्रॉफिट एंड लॉस से स्टेटमेंट होता है वो इस प्रारूप में तैयार किया जाता है। अब जरूरी नहीं कि जब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो आपको प्रत्येक मदों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ये टोटल जो आपका प्रारूप है वो देख देख चुके हैं। अब इसमें कौन कौन सी मदें होती हैं वो देखते हैं, यानी इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। लाभ हानि विवरण की मदें निम्न में वर्णित होती है, कौन कौन सी है। तो प्रचालन आगम के बारे में देखें तो ऑपरेशन रेवेन्यू क्या होता है, तो इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, यानी ऑपरेशन रेवेन्यू के बारे में बात करें यहाँ पे। फ्रेंड जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके बाद में आपको नोट्स दिए जाएंगे, साथ में जो एमसीक्यूज है बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में आपको, यानी लगभग प्रत्येक चैप्टर के 100 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, यानी उसमें बेसिक भी होगा, थ्योरेटिकल भी होगा, साथ में आपका प्रैक्टिकल भी होगा। जीरो लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो इसमें प्रचालनों से आगम के बारे में बात करें, ऑपरेशन रेवेन्यू में कौन कौन से मदें शामिल होती है। एक तो होती है आपके जो भी आप कंपनी उत्पाद बनाती है, ठीक है, जो प्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका सेल्स करती है, उससे अगर कोई रेवेन्यू होती है वो प्रचालनों से आगम में इंक्लूड होती है। अगर अगर किसी सर्विसेज के विक्रय से अगर आपको रेवेन्यू होती है तो वो प्रचालनों से आगम या ऑपरेशन रेवेन्यू मानी जाती है। इसके अलावा अन्य प्रचालन कोई आगम होती है, किसी प्रकार की रेवेन्यू प्राप्त होती है, तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंतर्गत मानी जाती है। नेक्स्ट है वित्तीय कंपनी, यानी फाइनेंशियल कंपनी के संबंध में प्रचालन से, अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी बोले तो आपके बैंकिंग कंपनी, तो प्रचालन में अगर उनको प्रचालन ऑपरेशन के बारे में रेवेन्यू के बारे में बात करें तो उनमें कौन कौन सी मदें शामिल होगी। एक तो होगी प्रचालन से आय में आपका जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। इसके अलावा अन्य वित्तीय सेवाओं से आय को सम्मिलित किया जाता है। और इसके अलावा इसमें बता रखा है कि उल्लेखनीय है कि उपरोक्त प्रत्येक के अंतर्गत शीर्षों को लागू प्रसार तक खातों की टिप्पणियों में अलग अलग दर्शाया जाता है, ठीक है। जो भी इनकम होती है वो उनमें अलग अलग शो करेंगे। और ये तो प्रचालनों से आगम के बारे में बात कर चुके हैं। और इसके अलावा अन्य इनकम कौन सी होती है, अन्य इनकम के बारे में बात करें तो ब्याज की जो इनकम होती है, यानी गैर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती है, यानी गैर वित्तीय कंपनी की स्थिति में ब्याज से जो आय प्राप्त होती है वो आ जाएगी। इसके अलावा डिविडेंड इनकम आ जाएगा, लाभांश आय आ जाएगा। इसके अलावा निवेशों के विक्रय पर निवल लाभ या हानि, जो भी कंपनी द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं एक्स्ट्रा पूंजी के रूप में, तो उनको अगर कंपनी द्वारा सेल्स किया जाता है इन फ्यूचर में, तो उनको बेचने पर क्या कंपनी को कितना लाभ हुआ है या कितनी हानि हुई है, शुद्ध लाभ या हानि जो भी है वो आ जाएगा। इसके अलावा अन्य गैर प्रचलन आय, इसके अलावा नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू है, ठीक है। ये व्यापार के अलावा जो अन्य व्यापार की प्रक्रियाओं के अलावा जो अन्य आय व्यापार को प्राप्त होती है, कंपनी को प्राप्त होती है, वो आ जाएगी। इसमें जैसे ऐसी आय से प्रत्यक्षतः संबंधित व्ययों के बाद निवल होता है, यानी ऐसी आय से डायरेक्टली संबंधित व्ययों के बाद जो शुद्ध होता है वो अन्य गैर प्रचलन आय मानी जाती है, ठीक है। अब व्यय देखते हैं, तो व्यय कौन कौन से होंगे, ये काफी अच्छा है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। पहले एक्सपेंसेस को देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। एक्सपेंसेस है आय कमाने के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्शाए गए वे निम्न वर्णित होते हैं। अब कौन कौन से वे है वो देखते हैं। एक तो है सामग्री की लागत, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या होता है वो देखते हैं। यह उत्पादन कंपनियों पर लागू होता है, यानी जो भी ऐसी कंपनियां जो उत्पादन यानी प्रोडक्शन का कच्ची वस्तुओं से, कच्ची सामग्री से वस्तुओं को निर्माण करती है, उन कंपनियों पर यह सामग्री की लागत एप्लीकेबल होती है, यानी ये उत्पादन कंपनियों पर लागू होता है। इसमें वस्तुओं के उत्पादन में
प्रयुक्त कच्चा माल एंड रॉ मटेरियल तथा अन्य सामग्री को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, एंड जो कंपनियां प्रोडक्शन का कार्य करती है उन पर ये एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है आपका बी, व्यापारिक रहतिया का क्रय, यानी जो आपका ट्रेडिशनल स्टॉक होता है, व्यापारिक रहतिया का जो क्रय किया जाता है, तो इसका अभिप्राय व्यापार के उद्देश्य से क्रय की वस्तु से है। यानी जो व्यापार जिस वस्तु का क्रय, जिस वस्तु का व्यापार करता है उस उद्देश्य के, यानी सेम वस्तु का अगर परचेज किया जाता है तो वो व्यापारिक क्रय होता है, व्यापारिक स्टॉक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निर्मित माल यानी फिनिश गुड्स, सेकंड माल यानी WIP तथा व्यापारिक रहतिया में परिवर्तन किया जाता है। जैसे ये निर्मित माल हो, फिनिश गुड्स हो सकता है, WIP हो सकता है, तथा व्यापारिक रहतिया के आरंभिक व अंतिम रहतिया में अंतर है। नेक्स्ट है कर्मचारी हित के रिगार्डिंग कितने व्यय, जो भी व्यय किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कर्मचारी बेनिफिट्स के रिगार्डिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इस शीर्ष में कर्मचारियों से संबंधित व्यय, जैसे उनको सैलरी देना, वेजेस देना, छुट्टियों का सरेंडर करवाना, यानी छुट्टियों का जो नकदीकरण होता है वो स्टाफ हित आदि दर्शाए जाते हैं। कर्मचारी हित व्ययों को आगे, जो भी कर्मचारी हित होते हैं उनको आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट व्यय में क्लासिफाइड भी किया जा सकता है। और फिर आपका फाइनेंशियल कॉस्ट है, ये महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल कॉस्ट है, वित्तीय लागत में किन मदों को शामिल किया जाएगा। तो वित्तीय लागत में जो भी लोन होते हैं या कोई डिवेंचर्स होता है उन पर अगर कोई ब्याज पर खर्चा होता है तो वो वित्तीय लागत कहलाती है। तो यह ऋणों पर वर्ष के दौरान, किस पर, यह ऋणों या लोन्स पर वर्ष के दौरान ब्याज खर्चों के व्यय हैं। इस शीर्ष में केवल ब्याज को ही दर्शाया जाता है, यह महत्वपूर्ण है। यानी जो वित्तीय लागत होती है फाइनेंशियल कॉस्ट में, सिर्फ ब्याज पर जो खर्चा होता है या एक्सपेंसेस होता है उसी राशि को यहाँ पे दर्शाया जाता है, अन्य राशि को नहीं दर्शाया जाता है, केवल ब्याज को ही दर्शाया जाता है। अन्य वित्तीय व्यय जैसे कि बैंक खर्च, अगर कोई अन्य वित्तीय व्यय जैसे बैंक खर्च हो रहा है, ये वो अन्य व्यय में, अदर एक्सपेंसेस में दर्शाए जाएंगे। यानी फाइनेंशियल कॉस्ट में इस प्रकार के व्यय नहीं शो किए जाते हैं। फिर आपका डेप्रिसिएशन है, हाश है। तो हाश एक तरीके से कंपनी के लिए लॉसेज होता है, क्योंकि स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है। तो हाश स्थायी परिसंपत्तियों में गठा हुआ है, यानी जो आपकी फिक्स्ड असेट्स होती है उनकी जो वैल्यू होती है उसमें एक तरीके से गठा होता है। और जबकि जो अपलेखन के बारे में बात करें, राइट ऑफ के बारे में बात करें, तो अमूर्त संपत्तियों की राशि में कमी से है। यानी जो अमूर्त संपत्तियां होती है आपकी, जैसे आपका गुडविल हो गया, तो अमूर्त संपत्तियों की जो राशि होती है उनमें एक तरीके से कमी होती है। स्थायी संपत्तियों में अगर राशि की कमी होती है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और जो अमूर्त संपत्तियां होती है अगर उनकी राशि में कोई कमी होती है तो उसको अपलेखन या राइट ऑफ कहा जाता है। और इसके अलावा अन्य व्यय, अदर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो अन्य सभी व्यय जो उपरोक्त वर्गों में नहीं आते हैं, यानी जो ऊपर जो भी टेबल देखी है, अगर इस प्रकार के एक्सपेंसेस इन वर्गों में इंक्लूड नहीं होते हैं तो उन्हें अन्य व्यय के अंतर्गत, अन्य अदर एक्सपेंसेस के अंतर्गत इनको शो किया जाएगा, दर्शाया जाएगा। अन्य व्ययों को आगे प्रत्यक्ष या डायरेक्ट एक्सपेंसेस में या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तथा नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, यानी इस एग्जांपल को देखना, तो इससे तो आपके तो जो भी कंफ्यूजन है, यानी अभी तो बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी बेसिक देखे हैं और कुछ प्रैक्टिकल देखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। यानी जब आपका कंपनी अकाउंट स्टार्ट करेंगे, यानी कंपनी का बेसिक से लेके जो भी कंपनी में आपके जो भी चैप्टर्स है उनको डिटेल से इस यूट्यूब चैनल वामिका अकेडमी के माध्यम से आपको सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो उसमें आपके जो भी एंट्रीज है, आपका जो भी वित्तीय विवरण है और P&L अकाउंट है, P&L स्टेटमेंट है, वो डिटेल से जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे उसमें डिटेल से देखेंगे। अब इसको पहले एक बेसिक रूप से देख लेते हैं। निम्नलिखित विवरणों से वर्षांत यानी वर्ष के एंड में ईयर ऑफ एंडिंग 31 मार्च के देर का है 2015 के लिए लाभ और हानि विवरण तैयार करना है। क्या करना है आपको? P&L स्टेटमेंट तैयार करना है। यानी जो कंपनी अकाउंट्स होते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग उनको P&L अकाउंट नहीं कहा जाता है, इनको P&L स्टेटमेंट कहा जाता है, एन लाभ हानि विवरण कहा जाता है। इसमें शेष दर का आपका, यानी शेष, इसमें इस क्वेश्चन की सहायता से अपन P&L स्टेटमेंट बनाएंगे। यानी संयंत्र मशीनरी का वैल्यू दर का 1,60,000 रुपये का है, लैंड का 6,74,000 है, संयंत्र मशीनरी पर डेप्रिसिएशन आपका 16,000 का है, क्रय है, एडजस्टेड है, समायोजित है, 4 लाख के हैं, अंतिम क्लोजिंग स्टॉक आपका 1.5 लाख का है। वेजेज के बारे में बात करें 120 यानी 1,20,000 की है। और इसके अलावा विक्रय के बारे में बात करें, सेल्स के बारे में, ठीक है, एनुअल नेट विक्रय आपका 10 लाख रुपए का हुआ है। कितने का हुआ है? 10 लाख का हुआ है। और बैंक अधिविक्रय के बारे में बात करें तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है, कितने का? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक सॉरी सैलरी बीच में रह गई थी, सैलरी आपकी 80,000 कितनी है?
80,000 की सैलरी है। और बैंक अधिविकर्स के बारे में बात करें, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे ओडी है 2 लाख का, कितने का, 2 लाख का है। फिर ये महत्वपूर्ण है, यानी 10% ऋण पत्र, यानी 10% ब्याज वाले ऋण पत्र है, 1 अप्रैल 2012 को निर्गमित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वो उनकी राशि कितनी है, इसकी राशि आपकी 1 लाख रुपए की, यानी 10% ऋण पत्र डिबेंचर 1 अप्रैल 2012 को निर्मित किए गए हैं, तो इनकी राशि आपके 1 लाख की। फिर समता अंश इक्विटी शेयर इक्विटी कैपिटल है 100 रुपये प्रति अंश है, पूर्ण प्रदत्त है, इनकी राशि ये 2 लाख रुपए की। और लास्ट में प्रेफरेंस शेयर है, अधिमानी अंश पूंजी है 1006% अंश है, 100 रुपये प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त है, और इनकी वैल्यू आपकी 1 लाख रुपए की। ठीक है, टोटल आपका 16 लाख रुपए का हो गया, कितने का हो गया, 16 लाख रुपए का। अब इससे आपको इसमें एडिशनल सूचनाएं और दे रखी है, उसे आपको लाभ हानि विवरण खाता तैयार करना है। हालांकि मैंने ये हिंदी वाला परफॉर्म बना रखा है, लेकिन आपको इंग्लिश में बताएंगे अभी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इन प्रदत्त पूंजी पर इन पेड कैपिटल पर 10% समता लाभांश घोषित किया गया है। नेक्स्ट है अधिमान्य प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर लाभांश का पूर्ण भुगतान किया गया है। और लास्ट में आपको सामान्य संचय जनरल रिजर्व में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। तो अब आपको इन सूचनाओं से, यानी 3 एडिशनल सूचनाओं से और जो उपरोक्त आपका जो विवरण दे रखा है, उससे आपको P&L स्टेटमेंट तैयार करना है। ठीक है, अब इसको तैयार करते हैं। अब इसमें ऊपर तो आ जाएगा आपका P&L स्टेटमेंट, ईयर एंडिंग जो भी आपका 31 मार्च जिस वर्ष के लिए बना रहे हैं वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे विवरण अगर हिंदी में बना रहे तो आपका, हालांकि इंग्लिश में बनता है, बट हिंदी में एक जो RBSA की बुक्स होती है उसमें थोड़ी हिंदी दे रखी है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पे नोट संख्या आ जाएगा, जो नोट संख्या फिर राशि आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर से यहाँ पे कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, केवल करंट ईयर का ही तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पे आय के बारे में बात करें, फर्स्ट आपका आय आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रेवेन्यू, क्या जाएगा, रेवेन्यू। ठीक है, अब रेवेन्यू में कौन सी मद से आपको रेवेन्यू प्राप्त हुई है, तो प्रचालनों यानी ऑपरेशन सेल से आपको आगम रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, और कितने का हुआ है, 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए आ गया। फिर इनका टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे तो आपको 10 लाख रुपए ये आ जाएगा। इसके अलावा सेकंड में आपका जितने भी एक्सपेंसेज हुए हैं वो आ जाएंगे। अब एक्सपेंसेज में जो भी जो भी मदे, हालांकि P&L अकाउंट में पहले देख चुके हैं कौन कौन सी मदें हैं, तो जिन जिन मदों पे ये खर्चा हुआ है या उनके ऊपर एक्सपेंसेस हुआ है उनको देखेंगे। फर्स्ट तो आपका उपभोग की गई सामग्री की लागत है, समायोजित क्रय है, यानी एडजस्टेड आपका जो परचेज है वो 4 लाख रुपए का, तो देख चुके हैं। इसके अलावा कर्मचारी हित व्यय, यानी जो कर्मचारी हित के अकॉर्डिंग जो भी एक्सपेंसेज किए गए हैं वो आपके 2 लाख है। ठीक है, अब 2 लाख कैसे हैं, एक तो आपका 1,20,20,000 रुपया, तो जैसा कि प्रश्न में देख चुके हैं, 1,20,000 तो आपका वेजेज पर था, किस पे था, वेजेज पे था। और इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो 80,000 रुपये आपका सैलरी था, यानी 1,20,000 रुपये तो कर्मचारियों यानी जो भी आपके कर्मचारी हैं उनको वेजेज के पैसे दिए गए हैं, और इसके अलावा 80,000 रुपये सैलरी दी गई है। तो यहाँ पे 2 लाख रुपये आपके टोटल वेजेज आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 लाख रुपये टोटल आपकी कर्मचारी हित के रिगार्डिंग जो खर्चा हुआ है 2 लाख वो आ जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय लागत के बारे में बात करें, ये महत्वपूर्ण है, यानी फाइनेंशियल कॉस्ट। तो फाइनेंशियल कॉस्ट के अंतर्गत जैसा कि ऊपर जो उपरोक्त टेबल थी उसमें देख चुके हैं कि इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ जो ब्याज पर राशि खर्च की जाती है उसका यहाँ पे लेखा किया जाता है। तो यहाँ पे जो 10,000 रुपये आया है वो 10,000 कैसे आया है वो देखते हैं। 10,000 इस प्रकार से आया है कि जो आपका यहाँ पे दे रखा है कि 10% ऋण पत्र यानी 10% डिवेंचर है 1 अप्रैल 2012 को निर्मित किए गए, कितनी राशि कितनी है यहाँ पे, इसकी राशि है आपकी 1 लाख। तो 1 लाख का 10% कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10,000 रुपया। ठीक है, यानी फाइनेंशियल कॉस्ट में सिर्फ जो ब्याज पर पैसा खर्च किया जाता है वही आता है, तो यहाँ पे आप 10,000 रुपया आ जाएगा। फिर हास्य अवलेखन यानी आपका डेप्रिसिएशन और राइट ऑफ पे जो पैसा खर्च हुआ है वो 16,000 रुपया खर्च हुआ है, यानी 16,000 आपका एक्सपेंसेस हुआ है, यानी 16,000 रुपया ये आपका आ गया है। यानी संयंत्र मशीनरी पर हाथ जो लगा है वो आ जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 16,000 ये आ गया आपका। इसका फिर इनका योग कर देंगे, यानी जो भी एक्सपेंसेस उनका योग हो जाएगा, योग करेंगे तो आपका 6,26,000 रुपया आपका टोटल एक्सपेंसेस हो चुके हैं। और जो रेवेन्यू के बारे में, रेवेन्यू का जो योग किया आपका वो 10 लाख का है, कितने का, 10 लाख का है। तो इसको एक्सपेंसेज में से रेवेन्यू को माइनस कर देंगे, या रेवेन्यू को एक्सपेंसेज से माइनस कर देंगे, या इसका विपरीत कर देंगे, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 3,74,000 रुपये का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 3,74,000 रुपये का यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा।
ठीक है, ये तो एक बेसिक बेसिक देखा है अपन ने, यानी इसमें और कई सारे ऑपरेशंस हैं, कई सारे मध्य हैं, इसमें कई सारे एडजस्टमेंट करने होंगे, कई सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के आधार पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो अभी बेसिक देख रहे हैं, जब क्वेश्चन आपका पार्ट आएगा उसमें डिटेल से बात करेंगे। अब नेक्स्ट आपका वित्तीय विवरणों की उपयोगिता इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि इनका यूटिलाइजेशन एंड इनका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। नेक्स्ट है, यानी जो इसके उपयोगकर्ता होते हैं, यूटिलाइजर या जो इसके भागीदार होते हैं, उनमें आपके मैनेजर आ गया, प्रबंधक आ गया, इन्वेस्टर आ गया, अंशधारक आ गया, लेनदार आ गए, सरकार आ गई, बैंकर आ गया, कर्मचारी व लोकजन होते हैं। ठीक है, यानी वित्तीय विवरण की आवश्यकता किन व्यक्तियों को पड़ती है, तो इसमें जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं उनको आवश्यकता पड़ती है, जो भी डिसीजन लेने के लिए। जो इन्वेस्टर होते हैं उनको वित्तीय विवरणों के माध्यम से उनको पता लग पाता है कि कंपनी की स्थिति, वित्तीय स्थिति कैसी है, इसकी लिक्विडिटी कैसी है, ठीक है, इसमें निवेश किया जाए या नहीं किया जाए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर ही निवेशक निर्णय लेते हैं। और जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर ही अपना निर्णय लेते हैं। इसके अलावा जो लेनदार होते हैं लेनदार होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर इनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है कंपनी की तो उसको लोन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। सरकार भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर लोन देने के या अन्य कोई किसी प्रकार की कोई छूट देने का निर्णय लेती है। बैंकर भी इसके रिगार्डिंग, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा है या उसकी उसके जो प्रॉफिट्स हो ज़्यादा है तो बैंकर उनको लोन ज़्यादा मात्रा में दे सकता है। और कर्मचारी है और लोकजन इसके भागीदार होते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करें महत्व, इसके महत्व को देखें, इसके इंपॉर्टेंस को देखें। तो वित्तीय विवरणों की उपयोगिता क्या क्या होती है। एक तो होती है आपके प्रबंधकों की संरक्षणता पर रिपोर्ट दी जाती है, वित्तीय नीतियों के लिए आधार बनता है, यानी जो वित्तीय नीतियां हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज है, उनको इन फ्यूचर में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर लिए जाएंगे। ऋणों की स्वीकृति के आधार है, यानी कंपनी को जो भी ऋण स्वीकृत होंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे स्वीकृत होंगे। वो प्रत्याशी निवेशकों के लिए आधार है, यानी जो इन फ्यूचर के जो निवेशक होते हैं, प्रत्याशी निवेशक है, वो अगर कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी है तो उसमें अच्छा पैसा निवेश करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, पहले से किए गए निवेश के मूल्य हेतु दिशा निर्देश देना, यानी पहले से जो भी डायरेक्शन, जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया उसके रिगार्डिंग डायरेक्शन देना है। और नेक्स्ट है, व्यापार संगठनों को अपने सदस्यों की सहायता में सहायक होता है। और इसके अलावा शेयर बाजारों की सहायता में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी अनुसूची 3 के तहत कंपनियों के रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, आपका बैलेंस शीट या तुलन पत्र और पिंडल स्टेटमेंट किस प्रारूप में बनाए जाते हैं, किस अनुसूची के तहत बनाया जाता है। और इसके अलावा बेसिक कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार देख चुके हैं, इसकी उपयोगिता, इसका इंपॉर्टेंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से इसका सोल्यूशन कर चुके हैं। तो जस्ट मैं आपको ये पीडीएफ वीडियो कंप्लीट हो चुका है, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, और इसके एमसीक्यूज भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बायलैंग्वेज मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आपको करना क्या है कि पहले तो आपको वामिका अकेडमी को ज्वाइन करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। और इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन है, नोट्स है आपके, पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक पिन कर रहा हूँ, वहाँ से आप जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन करें ताकि आपको पीडीएफ जो भी इन्फॉर्मेशन है तुरंत टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक यू।